साथियों नमस्कार, जय हिंद। दुनिया भर में खाड़ी में जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में भी जाहिर है इसका प्रभाव है और हर रोज इस तरह के नए नए उपाय निकाले जा रहे हैं कि ताकि वो जो असर है वो उसको कितना लोगों तक पहुंचने के लिए उसको कुशन किया जा सके, ताकि प्रभाव तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है और हो भी रहा है। तो इससे कैसे, किस रूप में, कितना जो है राहत दी जा सके ताकि लोगों को एकदम से उन पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े, यही इस समय सरकार की, हमारे नीति निर्धारकों की कोशिश है। और आप देख रहे हैं उसको लेकर नियमित रूप से सरकार की तरफ से निर्णय हो रहे हैं, ब्रीफिंग्स की जा रही हैं। लेकिन भारत में इस समय 4 महत्वपूर्ण राज्यों और एक यूटी में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। और अब चूंकि वोटिंग में बहुत कम समय रह गया है, तो इस समय चुनाव का कैंपेन बिल्कुल एक तरह से चरम पे पहुंचा तो नहीं है, लेकिन लगभग पहुंचने के पे है, खास तौर से असम में जहां वोटिंग पहले होगी। आज बात करेंगे कि इस चुनावी माहौल में, चुनाव वोटिंग आने से पहले क्या हिंसा का तांडव हुआ है बंगाल में, मालदा के पास कालियाचक में। यह वही कालियाचक है साथियों जहां इससे पहले भी कई बार दंगे, फसाद, हिंदुओं के घरों पर हमला, लोगों को घेर घेर कर मारना, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और उसमें आप में से बहुतों को वो खबरें आपके ध्यान में जरूर होंगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे मामले कालियाचक जैसी जगह पे क्यों होते हैं। सीधी सी बात है, कालियाचक एन बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ कस्बा है और वहां की डेमोग्राफी आप सब उससे भली भांति परिचित हैं। हम अड्डा में इस पर कई बार बातचीत कर चुके हैं। और डेमोग्राफी बदलेगी, डेमोग्राफी चेंज होगी, उसका स्वरूप बदलेगा, तो वहां के हालात बदलेंगे। इसमें दुनिया में कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूरोप में पेरिस और जर्मनी के शहरों की बात हो, फ्रैंकफर्ट की बात हो, स्टुटगार्ट की बात हो, पेरिस की बात हो, ब्रसेल्स की बात हो, लंदन की बात हो, या हमारे यहां मालदा और मुर्शिदाबाद और नौलबाड़ी की बात हो। तो कालियाचक में हुआ क्या? कालियाचक में आपको मालूम है साथियों कि जिस भारी संख्या में वहां जो डाउटफुल, जो डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स पाए गए कि जिनका एसआईआर में केस क्लियर नहीं हुआ, तो वह संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण, और चूंकि चुनाव एकदम आ गए तो इसको लंबे कई महीनों तक इस प्रक्रिया को चलाया भी नहीं जा सकता, तो वेस्ट बंगाल ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ममता सरकार ने, कि हम इतने लोग कहां से लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुडिशियल ऑफिसर्स, यानी जो लोग न्यायिक व्यवस्था में काम करते हैं, सरकारी लोग, जो जुडिशियल सर्विस के लोग, ये तय हुआ कि इन लोगों को, ये जो एडजुडिकेशन वाले केसेस हैं, जो एसआईआर में पहली बार में क्लियर नहीं हुए और उनको एडजुडिकेशन की लिस्ट में डाला गया, यानी उनका मामला वोटर लिस्ट में क्लियर नहीं है, वो आवश्यक दस्तावेज दिखाएंगे, उनको वेरीफाई कर दिया गया तो उनका नाम लिस्ट में आएगा, वरना नहीं आएगा। इस तरह के जितने मामले हैं उनके लिए जुडिशियल ऑफिसर्स को यह आदेश दिया गया कि उनको जोड़ा जाए ताकि वो जल्दी से इस प्रक्रिया को करें। और वो चल रहा है, कम से कम 3 सप्लीमेंट्री लिस्ट्स इन जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाने के बाद आ भी चुकी है। और इनमें ओडिशा से लोग भी आए हैं, अन्य राज्यों से भी आए हैं, क्योंकि अकेले बंगाल के उसके लिए यह संभव नहीं था, ऐसा पाया गया। तो कालियाचक में साथियों एडजुडिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। जुडिशियल ऑफिसर्स थे, जो वहां के स्थानीय जो रिपोर्ट है घटनास्थल से, उससे पता चलता है कि 7 जुडिशियल ऑफिसर्स काम में लगे थे और उनमें 3 महिलाएं भी थीं। और इनको एकदम से एक भीड़ ने आकर के घेराव कर लिया और घेरने के बाद उनको थ्रेटन करने लगे,
उनको बुरी तरह धमकाने डराने लगे। शिकायत उनकी ये थी कि हमारा एडजुडिकेशन, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों का एडजुडिकेशन हो नहीं पाया या जिनको शक है कि उनके नाम नहीं आए आखिरकार अंतिम लिस्ट में, ऐसे लोग थे। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनमें कई स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता साफ तौर पे पहचाने जा रहे हैं वीडियोज में। और यह भी कहा जा रहा है कि एक स्थानीय वकील जो बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है और पहले भी उसको उसके व्यवहार को लेकर बहुत सी शिकायतें हुई हैं, वो व्यक्ति और एक आईएसएफ जो है, आईएसएफ का जो फुरफुरा शरीफ के मौलवी साहब की जो संगठन है, पार्टी है, आईएसएफ के स्थानीय उम्मीदवार की भी भूमिका थी लोगों को उकसाने और इतनी बड़ी एक बेहद हिंसक और डरावनी भीड़ को इकट्ठा करना। जो मॉब वाला जो एक वो सिस्टम होता है, जो मॉब मेंटालिटी वाली होती है कि आप अपने लोगों को टारगेट करके उनको इस तरह से घेर करके और इस तरह से हंगामा खड़ा करें कि वो डर के भाग जाएं। अब साथियों, ये तो हुई कि लोगों ने क्या कोशिश की, घेराव करने वालों ने। अब प्रशासन ने क्या किया, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा यह जाता है कि जुडिशियल ऑफिसर्स ने तुरंत अपने सीनियर्स को इत्तला दी कि हम इस तरह से घिर गए, हमारी जान पे आ गई है, ये भीड़ हमें मार डालेगी। तो ये सूचना है, ये हाईकोर्ट के पास गई। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने, जो स्थानीय वहां के जो डीजीपी हैं और प्रदेश के होम सेक्रेटरी, उन सब को लगातार वो शाम से ही उनको बार बार, तब तक शाम हो चुकी थी, शाम गिर चुकी थी, और वो लगातार उनको बार बार रिमाइंड करते रहे कि हमारे लोग घिरे हुए हैं, एक मर्डरस भीड़ ने उनको घेराव कर रखा है, उन्हें कृपया बचाइए। लेकिन ये लोग टालते रहे। ये सब कुछ रिपोर्ट में दर्ज है साथियों, ये कुछ भी हम अपनी कल्पना या अपने मन से नहीं कह रहे हैं, मैं उस पे भी आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट के पास जो प्रदेश से रिपोर्ट आई है, जिसका संज्ञान लेके कोर्ट ने कार्रवाई की, वो सब इसमें सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन उसमें दर्ज है, उस पर भी मैं आऊंगी। कुल मिलाकर यह हुआ कि अंततः 8 बजे के बाद 8:30 बजे तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई थी और खतरा बढ़ता जा रहा था। भीड़ बिल्कुल उन्मादी भीड़ हो चुकी थी। अंततः यह पता चला है कि जब रजिस्ट्रार जनरल ने आखिर में फोन किया, तब जाकर के लगभग 12 बजे डीजीपी और होम सेक्रेटरी ने वहां टीम भेजी, उन लोगों को, वो फंसे हुए जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, उनको छुड़वाने के लिए। और यह भी पता चला है कि वहां से निकलने में उन्हें आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी और 12:30-1 बजे के आसपास ये सातों अधिकारी जो है उस उन्मादी भीड़ से बाहर निकल पाए। यहां भी उनकी जो उनके साथ जो हुआ, यहां भी उनका ये तकलीफ उनकी खत्म नहीं हुई। जब उन्हें लेकर के पुलिस की सुरक्षा में, जब उन्हें लेकर के गाड़ी निकल रही थी, उस समय भी भीड़ ने उन पर पत्थर मारे, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े। और एक रिकॉर्डिंग ऐसा बताती है कि एक जुडिशियल ऑफिसर जो है महिला, उनका कहना था कि उनकी बच्ची की भी जान जा सकती थी। बच्ची 6 या 7 साल की है, ऐसा स्थानीय जो लोग वहां मौजूद थे उनसे पता चला है, और उस बच्ची की जान तक जाने की स्थिति थी। और अंततः आधी रात के बाद ये लोग वहां से किसी तरह इन्हें जान बचा करके वहां से निकाला गया। अब साथियों, ये तो हुई बुधवार शाम की बात। गुरुवार को ये सब कुछ जो भयावह घटनाक्रम हुआ, इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी रातों रात। और मुख्य न्यायाधीश देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के खुद के उनके बयान के मुताबिक रात 2-3 बजे तक वो लोग खुद सुप्रीम कोर्ट का जो सभी सीनियर्स हैं वो बैठ करके इस पूरी स्थिति की रिपोर्ट, उसको अपडेट ले रहे थे, उसका जायजा ले रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी अपने जुडिशियरी के कर्मचारियों का, उनकी सुरक्षा की, उनकी जान की। तो उस हाई कोर्ट की रिपोर्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुबह सुबह इस मामले पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं
उसमें से कुछ यहां हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह कोई राजनीतिक कैंपेन और राजनीतिक उठापटक का मामला नहीं था। यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जनता के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को डरा धमकाकर उन्हें दबाव में लाने का और उनकी जान तक लेने की यह पूरी उन्मादी भीड़ की साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो पूरे घटना का एक सिलसिलेवार उन्होंने जायजा लिया और बताया कि किस तरह से घंटों तक कोई सुनवाई ना होम सेक्रेटरी ईस्ट प्रदेश के कर रहे थे, ना वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से कुछ हो रहा था। और अंततः आधी रात के बाद यानी 12 बजे के बाद वो लोग बाहर आ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर के वाक्य में कहा है, सब्जेक्ट इंसिडेंट लाइकली टू हैव चिलिंग इफेक्ट ऑन जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर वर्किंग टायरलेसली। यानी ये एक घटना एडजुडिकेशन की प्रक्रिया में जितने जुडिशियल न्यायिक जो कर्मचारी लगे हैं, आप सोचिए उनके मानस पर, उनके दिलो दिमाग पर कैसा असर इस घटना का पड़ेगा। यह सोचने वाली बात है। We are extremely disappointed to note that Secretary of State could not be contacted and no message could be shared with him. यानी प्रदेश के होम सेक्रेटरी को जब संपर्क करने का प्रयास हुआ तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन तक संदेश पहुंचाने का रास्ता कुछ भी सफल नहीं हो पा रहा था। आगे, yesterday's incident is a brazen attempt not only to browbeat the judicial officers, it also amounts to challenging authority of this court. Ex facie, a calculated, deliberate move to demoralize the judicial officers. We will not allow anyone to intervene and take law in their hands in order to create psychological fear in judicial officers' minds. यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक ये कहा है कि ये केवल उन एडजुडिकेशन की प्रक्रिया में जो जुडिशियल ऑफिसर्स उसमें ड्यूटी में लगाए गए हैं, ये केवल उनको प्रताड़ित करने का, उनको भयाक्रांत करने का प्रयास नहीं है। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो काम कर रहे हैं। और दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये अनुमति नहीं दे सकते कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को डरा धमकाकर और आप वो जो एक आधिकारिक एक जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं उसमें आप बाधा डालें। इसके बाद कोर्ट ने कुछ बहुत ही कई, एक नहीं दो नहीं, कई चार पांच या आधा दर्जन कुछ ऐसे हिदायतें दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो लागू करने कहा गया है, ताकि दूसरा कहीं कोई कालियाचक किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। अब साथियों, ये तो हुई अदालत में जो मामला है, जो बातचीत हुई अदालत में। अब आप इसके पीछे की राजनीति को समझिए। पिछले 15 दिन से, बल्कि उससे भी ज्यादा, खास तौर पे 15 दिन से चुनाव की तारीख आने के बाद हर कार्यक्रम में, हर अगले दूसरे दिन ममता बनर्जी हर अपने भाषण में ये वाक्य जरूर कहती हैं कि एसआईआर जो है वो लोगों के वोट का अधिकार छीन रहा है, वो साजिश है, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और लोगों के वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है और लोग जो है बहुत नाराज हैं और ऐसे में लोग बहुत नाराज हैं, कुछ भी हो सकता है। सीधे सीधे लोगों को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है, इसमें कोई पर्दा भी नहीं रखा जा रहा है। कालियाचक हो गया। कालियाचक के बाद क्या जस्टिफिकेशन दे रही है मुख्यमंत्री कि मेरे हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने, क्षमा कीजिएगा, वो तो निर्वाचन आयोग ने, ईसीआई ने अपने हाथ में ले लिया है और हमने बहुत सूझबूझ के, सोच समझ के, अनुभव और योग्यता देख करके लोगों की पोस्टिंग की थी। लेकिन ये जो है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने ये सब की परवाह किए बिना किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर कर दिया और इसका नतीजा है कि वो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी, वो इतने योग्य नहीं है कि ऐसे हालात को संभाल सकें। तो फिर क्या कारण है कि हर हफ्ते बंगाल में ऐसी कोई ना कोई घटना होती है? अभी रामनवमी में कितनी घटनाएं हुई,
इसी मालदा में, मुर्शिदाबाद में, कालियाचक में, 24 परगना में कितनी घटनाएं होती रहती हैं। क्या वो भी सीआई के लगाए गए अधिकारियों ने किया था? ये केवल और केवल एक अपने आप को पल्ला झाड़ने का प्रयास है मुख्यमंत्री का। और उन्होंने यहां तक ही नहीं कहा, खबरों के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि जुम्मा आएगा तो जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को ऐसा न हो कि लोग नाराजगी में किसी तरह का कुछ ऐसी कुछ भी अनटूवर्ड कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि ये लोगों को कुछ करने के लिए उकसाने के अलावा और कुछ नहीं है साथियों। सीधी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। और इन्हीं सबको देख करके कालियाचक में जो हुआ, अन्य स्थानों पर जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं चीजों को देख करके ये समझ में आता है अब कि एसआईआर करवाना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कितना जरूरी है इस देश में, देश के हर कोने में, और विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन की वहां की राज्य सरकारों ने खुली छूट दे रखी थी। और केवल इन्फिल्ट्रेट करने की छूट नहीं दी, उनको तमाम डॉक्यूमेंट उनको मुहैया करवाए और उनको नागरिकों से भी ज्यादा उनकी खातिर तवज्जो करके और उनको यहां बसाया गया अपने वोट बैंक के लिए। जो सबसे कड़े विरोधी होंगे, सबसे कट्टर विरोधी होंगे एसआईआर प्रक्रिया के किसी भी अन्य कारण से कम उन्हें कालियाचक में जो हुआ उसको देखने के बाद अब यह समझ जाना चाहिए कि अगर इस देश को बचाना है तो पहले वोटर लिस्ट की सफाई होनी चाहिए और फिर नागरिकों का रजिस्टर भी निश्चित रूप से बनना चाहिए। यह न किसी विधानसभा चुनाव की बात है साथियों, न किसी राजनीतिक दल की बात है। यह सीधे सीधे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जितनी जल्दी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर अमल करें उतना बेहतर होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे पास पछताने के सिवा और कोई उपाय नहीं बचेगा। धन्यवाद।